ओशो इस मानवता के शीर्ष पुरुष, ऐसा संबुद्ध अभी तक इस मानवता ने पैदा नहीं किया। और इतने जीनियस और एक निर्णायक भूमिका ओशो की इस मानवता के साथ में है। ओशो कई आयामों से हमें समझाते रहे, बताते रहे कि अतीत में कितनी सारी गलतियां होती रही और उसके कितने नुकसान इस मानवता ने भोगे। ओशो बहुत विस्तार से बोलते रहे और कुल मिला के उन्होंने कहा कि अब मानवता को एक नई शुरुआत की जरूरत है जो अतीत से पूरी तरीके से अलग, पूरी तरीके से। अब ठीक है, ऐसी बात होगा तो, लेकिन यस, नॉस्ट्राडामस पे जॉन होग ने एक किताब लिखी, एंडलेस टुमारो। ये उस वक्त की अमेरिका की बेस्ट सेलर बुक थी, काफी बड़ी किताब है और नॉस्ट्राडामस की जो प्रतीकात्मक बातें हैं उसको बहुत खूबसूरत ढंग से उसने व्याख्या की। और जॉन होग ने नॉस्ट्राडामस ने जिस मसीहा का इशारा किया और उसकी जो कई सारी विशेषताएं बताई, इशारे दिए, उस पूरी तालिका में ओशो फिट बैठते हैं। वो पूर्व और पश्चिम दोनों ज्ञान पे बराबर बोलेगा और पता नहीं बहुत सारे ओशो के बारे में। तो और नॉस्ट्राडामस ये कहता है कि अगर ये पृथ्वी बसती है तो इस मसीहा के अनुसार एक शांति का नया युग शुरू हो। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ओशो एक बहुत ही महत् कार्य के लिए अभी आया, ये अस्तित्व ने अभी भेजा है इतने बड़े संबुद्ध, क्योंकि संकट इस पृथ्वी पे बहुत बड़ा है। जिस तरीके से अब तक मानवता जीती आई, अगर वैसे ही जीती रही तो इसका तो कोई कल नहीं। तो ओशो एक बेहद विराट काम के लिए आए और मनुष्यता के पूरे भविष्य के लिए नई संभावनाओं को खोलते हैं। तो जब ओशो कुछ बोल रहे हैं, ओशो जब कुछ कह रहे हैं और ओशो का जो कार्य जिस दिशा में चल रहा है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि कहीं से हम ओशो के उस कार्य को नुकसान न पहुंचाएं। अब सबके अपने अपने लोभ हैं, सबके अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबके अपने अपने मन के जाल हैं। वो किसी न किसी तरीके से चीजों को तोड़ते मरोड़ते हैं अपने हितों के लिए, अपनी वासनाओं के लिए। तो निश्चित रूप से वो न तो ओशो को समझे, न वो अद्भुत घटना सद्गुरु शिष्य की घटी। ये अत्यंत निम्न दर्जे के सांसारिक लोग, तो ऐसी चीजें होती रहती है। बहुत लोग हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है और शायद उसको रोका भी नहीं जा सकता। मानवता की मूर्खता का तो कोई अंत है ही नहीं। ओशो ने अपने को उस निर्णायक भूमिका के लिए उस तरीके से प्रस्तुत किया जिससे कि उनके कार्य को मदद मिले।
उसके पीछे कोई उनका अहंकार नहीं था, नहीं उनको कोई प्रसिद्धि की कामना थी या कुछ भी था। उस तस्वीर को जो ओशो ने अपने लिए बनाई, उसमें किसी भी तरीके की गंदगी को पेंट करना, उस पर किसी तरीके की गंदगी को पोतना, ये अशुभ है। अब एआई का जमाना आ गया है, सभी के मोबाइल में एआई आ गए, जो भी बेटे कोई भी खुरापात कर सकते हैं। तो बहुत ही फूहड़ और भद्दे ओशो के फोटो बना रहे हैं। अब हम लोगों ने ओशो के उस अनुपम सौंदर्य को देखा, अनूठे अद्वितीय सौंदर्य को देखा, इन आंखों ने उस सौंदर्य को देखा है। और जब ये एआई के अत्यंत भद्दे फोटो देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये ओशो के चित्र को गंदा करना हुआ। आज ही मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, इतना भद्दा किसी ने ओशो का फोटो आया कि, तो निश्चित रूप से इससे बचा जाना चाहिए। लेकिन अब किसे कहोगे, सबके हाथ में मोबाइल है, सब खेल खेल रहे हैं। अभी एक फोटो पे मेरा ध्यान गया, किसी ने मेरे को भेजा राखी के दिन कि ओशो के कोई राखी बांध रहा है। उस फोटो को देखते से एक सेकंड मैंने कह दिया ये एआई से बना है, क्योंकि उस तरीके के फोटो की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जिस तरीके से ओशो बैठे हैं और जिस तरीके से कोई महिला उनको राखी बांध रही है। लेकिन अब आप इस तरीके के फोटो डाल के ओशो को सड़ान में खींच रहे हो। ओशो इस तरीके की किसी परंपरा का समर्थन नहीं कर रहे। और ओशो के विराट ऐसी सब परंपराओं पे कई बार कई आयामों से बोलते रहे, लेकिन लेना देना किसको। फिर एक क्लिप किसी ने मेरे को भेज दिया कि कोई महिला है जो बोल रही है कि कैसे ओशो राखी बंधवाते थे और ये और वो सारा कुछ। अब ओशो की करुणा, ओशो का प्रेम हम सब जानते हैं। शुरुआत के सालों में निश्चित ही जब उनके वो घटना घट चुकी थी तो इतना तो उनको भी पता अच्छे से था कि अभी इन सब लोगों को तो पता नहीं कि उनके भीतर कौन सा अमृत घट चुका है, कौन सा अनंत उतर चुका है। तो ठीक है, शरीर से जुड़ी थोड़ी बहुत जो उनसे संभावनाएं थी उनने थोड़ा बहुत कर दिया होगा सहयोग। ये उनकी प्रेम क्यों देखा जाना चाहिए, करुणा को, न कि उनने किसी परंपरा को पोषित किया। लेकिन अब आज इतने सालों बाद ये बकवास करने की क्या जरूरत है कि ओशो ऐसे, अब इस सब में ओशो ऐसे आते थे इन कतार से बंधा। अब वो क्या होता है कि ओशो का जो ये विराट स्वरूप मानवता पे छा गया, तो ये फफूंदरे उनके साथ जुड़ के अपने आप को महान बनाते हैं। कैसे राखी बांधते थे और ये सब। लेकिन इतना सा भी समझ नहीं है कि आप गंदगी पोत रहे हो ओशो के ऊपर, काली मां पोत रहे हो। ये इंटेलिजेंस होना चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है कि उसी तरीके की मानसिकता की एक पूरी भीड़ तैयार हो रही है नेपाल में और भारत में। तो राखियां ही बांधते फिर रहे, वो आरतियां कर रहे हैं, वो अगरबत्तियां लगा रहे हैं, वो मूर्तियां लगा रहे हैं। क्योंकि मूर्ता कहीं रुकती थोड़ी ही है क्या, मूर्ता बिना ब्रेक की गाड़ी। तो तुम्हारे तो अहंकार पोषित हो गए, लेकिन ओशो के काम का कितना इमेंस नुकसान किया। अब ये एक रिकॉर्डेड प्रवचन है, कोई भी देख सकता है। पूर्णावन के दौर में जब हिंदी में ओशो बोलते थे तो ओशो प्रवचन में बोले कि पूरा एक संदर्भ है कि परिवार के किसी सदस्य ने बोला कि हम एक परिवार का फोटो खिंचवाए, तो ओशो ने मना कर दिया और बोला कि भाई मेरे सन्यासी मेरा परिवार है। अब उनने इशारा कर दिया कि भाई ये शरीर से जुड़ी रिश्तों को बीच में लाके मेरी इस विराट
तस्वीर को सिकंजों में मत कसो। तो इशारा किया ना, क्या इतना इशारा काफी नहीं है कि आज जाके तुम इस तरीके की बकवासें न करो? ओशो के अनुज और ओशो के फनूज और गनूज और थनूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वासना जो न करवा ले वो थोड़ा। जब यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में ओशो से पूछा गया तो शायद कीर्ति स्वामी का प्रश्न था, तो ओशो ने बोला कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें कसौटी देके जा रहा हूं कि जो नकल करे वो नकली, असल कभी नकल नहीं करता, अस्तित्व फोटो कॉपी नहीं बनाता। ये बात कई बार कह चुके हो, लेकिन कपड़े तक वैसे पहन के बैठ गए यार। क्या हम ओशो के इतने विराट काम को अपनी क्षुद्र वासनाओं के लिए, पैसों के लिए या जो भी कुछ के लिए इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं? पहुंचाना चाहिए। अभी की यश शो में संजय ने बहुत अच्छी संपादकीय लिखी कि एआई के द्वारा कैसी कैसी बेवकूफियां हो रही। जब ओशो ने देह छोड़ने के पहले कहा कि मेरे काम को 24 कैरेट शुद्ध रखना, तो वो हर आयाम से शुद्ध रखना है। उनकी नकलें नहीं करनी है, उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है, ऐसे एआई पे फोटो ही नहीं बनानी, पुराने नाते रिश्तों को खींच के उस विराट को इतने छोटे रिश्तों में नहीं बांधना है। वो सदगुरु है, वो सभी के सदगुरु है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन नीलम ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से ये बात कही कि जब ओशो की माँ ओशो से मिलने के लिए बोलती थी, और नीलम जाके ओशो को बोलती थी भाई उनको मिलना है, तो ओशो मना कर देते। तो जब नीलम ने बार बार बोला तो ओशो ने एक बार बुला लिया। ये देह छोड़ने के कुछ समय पहले की बात है। तो ओशो लंच के समय में बुलाया, तो वो खाना खाते तब तक वो बैठी। अब उनने बैठ के जो भी घर गृहस्थी की बातें होगी की होगी। उनके जाने के बाद नीलम को बोला कि देख मैं इसीलिए नहीं मिलना चाहता। और ये बात नीलम ने मुझे कही। मेरा नार्को टेस्ट कर रहा हूं अगर मैं झूठ बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास में प्रमाण कुछ भी नहीं। लेकिन ये सच है कि ओशो ने कभी भी किसी तरीके के रिश्ते को उस तरीके से पोषित नहीं किया। एक व्यक्ति जिसने देहातीत का अनुभव कर लिया, उसके लिए देह के किसी रिश्ते का कितना मायना हो सकता है, क्यों हो सकता है? और ऐसा कोई ओशो ने अलग से तो कभी हमने देखा कि किसी को कोई ऐसी वो चीजें नहीं की। कई चीजें हैं बोलने को, बताने को, जिनसे साफ इशारा सबको मिलता है, उन सबको भी मिलना चाहिए जो उनको कि ओशो को किसी रिश्ते में मत बांधो यार। वो सदगुरु, वो संबुद्ध, उनके राखियां मत बांधो यार, राखियां मत बांधो यार। क्योंकि उनके राखी बांध के एक छोटी सी एक कृत्य, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोगों को फिर मूर्ता के कीचड़ में डाल देते हो। पहले ही पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे ऐसे फोटो फिर उनकी मूर्ता को समर्थन करते कि हाँ जी हम भी राखियां बांधते हैं, हमें जो भी करना है करते हैं। और जिसको जो करना है करे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं करे, लेकिन कम से कम ओशो को तो इन सब चीजों से मुक्त रखो यार, क्योंकि वो मुक्त रहे। क्या कोई मुझे कह सकता है कि शुरुआत के सालों के बाद, बहुत शुरू के बाद, वो भी ओशो जबलपुर में थे या जब, उसके बाद कभी राखी किसी से उनने बंधवाई? उसके बाद तो काफी साल रहे वो पूना में भी।
राखियां तो हर साल आ रही है, या कई तरह के त्योहार और कई तरीके के कर्म कांड। क्या ओशो ने ऐसा किया कभी? इतनी सी समझ पर्याप्त नहीं है कि आज 50 साल 60 साल पुरानी बातों को किसी गांव में कहीं किसी रूप में घटी को तुम वापस लाके थोप रहे हो, और उस थोपने में सिर्फ तुम्हारा अहंकार तृप्त होता है कि वो जी। यस, इन चीजों के लिए बेहद 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 सतर्क होना बहुत जरूरी है। एआई के जमाने में किसी भी तरीके की फूहड़ता और मूर्ता में ओशो को मत डालो यार, मत बांधो ओशो के राखियां, या और भी जो कि कुछ किया जा रहा है, ये गुनाह मत करो यार, मत करो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आर्थिक मदद अगर कर सके तो जरूर करें। अड़चन तो है, अड़चन की जानी चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास में इसके अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं, कोई विकल्प नहीं बचा।